हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड आज हम इस सेशन में करेंगे स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसका क्या स्कोप है। फर्स्ट वन इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जब भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम ये कहते हैं जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है हम इस सिस्टम की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव मीन्स कि कैसे सिस्टम में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं सिस्टम में ये तो होता है कि आम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड सिस्टम में जाती है, उसके बाद वो रिजल्ट कैसे आते हैं। जैसे हम फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम करते हैं उसमें से हम कहते हैं कि जो इनपुट है इनपुट कन्वर्ट हो जाता है इन आउटपुट। जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन, ये क्या है इनपुट्स हैं एंड ये आउटपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में, जिसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें आपको पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज हो सकती है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। नंबर 2, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की मीनिंग है कि हर एक कंट्री का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करते हैं। हो सकता है दो कंट्री का सेम कॉन्स्टिट्यूशन हो लेकिन उनकी वर्किंग फिर भी डिफरेंट हो सकता है किसी कंट्री में वो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है लेकिन सेकंड कंट्री में अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इसकी अच्छे से स्टडी करना। जब भी हम कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इनको एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट निकालते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम सही है या नहीं है। जैसे हम कहते हैं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है वो बेटर होता है, फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबल है। हम इसमें अमेंडमेंट करते जाते हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। कुछ कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो हम इनको कंपेयर करते हैं विच इज बेटर और कौन सी सर्कमस्टेंसेस में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है वो सबसे अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। कौन सा स्ट्रक्चर, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर रहा है, वो एनवायरनमेंट कौन सा है, हम उसी को ही तो स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो स्ट्रक्चर से मीनिंग है जहां पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, इन दोनों का कंपैरिजन करना। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सा सिस्टम है, कौन सा एस्पेक्ट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं हमको पता है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है जो अच्छे से वर्क कर पा रही है। जब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं हम पार्लियामेंट की पावर्स की बात करते हैं कि पार्लियामेंट की पावर्स है वो डिक्लाइन करती जा रही है, क्योंकि जो पावर्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर लीड्स के हाथ में होता जा रहा है। जी रियलिटी हमारे सामने आ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर पार्लियामेंट से ज्यादा जो पावर्स हैं किसके हाथ में होती है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में होती है। तो इस तरह हम कंपेयर करते हैं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। जो पॉलिटिकल कल्चर है हम उसकी स्टडी करना। जैसे हम कहते हैं जो भी हमारे वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, लोग पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। अगर हम सोचें कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है, तो ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर होगा। अगर हम कहें कि हमारे कल्चर क्या है कि जो क्रिमिनल है वो इस सिस्टम का पार्ट बने हुए, तो जो कुछ है वो रियलिटी है और वही हमारा कल्चर बन चुका है। तो इसी कल्चर को हम कहते हैं कि ये हमको अफेक्ट कर रहा है, सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर हम करप्शन की बात करते हैं, हमारा जहाँ कल्चर बन चुका है कि सभी के सभी जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऑलमोस्ट करप्ट हैं, तो हम ये कहते हैं सिर्फ हमारे सिस्टम में जो पॉलिटिशियंस है वही करप्ट नहीं है, बल्कि जो भी गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं या फिर जो कोई ऑफिशियल्स हैं वो भी क्या है, करप्ट है। ऑलमोस्ट 99% जो मेंबर्स हैं वो करप्ट हैं और हम भी करप्ट हैं। क्यों, क्योंकि हम भी करप्शन
को इंक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिव रोल प्ले करनी है। अगर मान लो आपका ट्रैफिक का चालान हो गया तो आप क्या करते हो, तो ट्रैफिक पुलिस वाले को चालान कटवाने की वजह से कहते हो आप मुझसे 200-500 रुपया ले लो। इट मीन्स क्या है, करप्शन को इंक्रीज करने के लिए आम पब्लिक का भी रोल है। तो हम सब मिलकर क्या बन चुके हैं, करप्ट बन चुके हैं, जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है। तो हम ये कहते हैं जो पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम से कैसे रिलेटेड है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम इसकी स्टडी करते हैं। हम कंसर्न है विद इश्यूज, जो पॉलिटिकल सिस्टम के इश्यूज हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम इनके साथ भी कंसर्न हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती हैं, तो बन जाता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। जैसे हम कहते हैं जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, जिस सिस्टम सक्सेसफुल है या नहीं है, जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के ऊपर। सो हम ये कह सकते हैं सक्सेस एंड फेलियर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम depends on the process of political values, attitudes and behavior of the people। जिस सभी political system को influence करते हैं एंड जो चीज influence करेगी वो उसकी सक्सेसनेस के लिए और उसके फेलियर के अपना important रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। हम इसमें क्या करते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की स्टडी करते हैं। हम ये कहते हैं हमारा सिस्टम कौन सी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस होगा हम उसी के थ्रू तो स्टडी करते हैं, हम उसी को अचीव करने की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम कहें हम गांधीइज्म को मान रहे हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गांधीइज्म के प्रिंसिपल्स हैं इनको इंक्रीज करना, हम इसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करेंगे। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, इट इज अ मींस, एक वे है, एक रिसोर्सेस है, जिस वजह से हम जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हमारा मेन एंड्स ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड उसको अचीव करने के लिए सारा सिस्टम वर्क करता है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या करती है, इस आइडियोलॉजी को कंपेयर करती है कि हमारी जो देश की आइडियोलॉजी है वो दूसरी कंट्री की आइडियोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, कौन सी बेटर है। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम सोशलिज्म कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है, हम इनको कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन सबको क्या करती है, स्टडी करती है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से मीनिंग क्या है कि लोग कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द सिस्टम। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम कहते हैं हम डेमोक्रेटिक स्टेट है, हम डेमोक्रेटिक स्टेट तो हैं, लेकिन कितने परसेंट लोग हैं जो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट मींस फंक्शनल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ ड्यूटीज दिए हैं, कितने लोग उसमें एक्टिव रोल प्ले करेंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये कौन सा एस्पेक्ट है, फंक्शनल एस्पेक्ट है और पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। डेमोक्रेसी तो बहुत सारी कंट्रीज में है, लेकिन कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहती है, तो हम ये कहते हैं एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो उसके लोग हैं पार्टिसिपेशन के, वो चीज ही उस चीज की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स। जो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं हम उसकी भी स्टडी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कुछ कंट्रीज हैं जिसमें वन पार्टी सिस्टम है, कहीं टू पार्टी सिस्टम है, और जैसे इंडिया है वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो जो पॉलिटिकल ग्रुप्स बने हुए हैं जी कैसे काम करते हैं, जी कैसे हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये क्या करती है, हर एक चीज को इवेल्युएट करती है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग क्या है, पॉलिसी प्रोग्राम्स क्या है। तो इन सबको इवेल्युएट कौन करती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करती है, जिसकी स्टडी हम इसके अंडर करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। हम पावर, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी की बात करते हैं। हमें ये पता है कि जो पॉलिटिक्स है ये पावर के लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए। पावर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड जब हमारी पावर है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती है, और जब पावर लेजिटिमेट हो जाती है तो लेजिटिमेट पावर को हम अथॉरिटी कहना शुरू कर देते हैं। ये क्या सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स में होता है? नहीं,
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हम यही सब कुछ कर रहे हैं, पावर, अथॉरिटी, लिजिटिमेसी, इन्फ्लुएंस करना। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इस सिस्टम को भी एनालाइज करती है, तो ये डिस्टिंग्विश करती है पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम अदर सिस्टम, कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है जे जितने भी अदर सिस्टम्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई और एसोसिएशन है, क्या वो एसोसिएशन पॉलिटिकल सिस्टम के, पॉलिटिकल एसोसिएशन के इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसके पास पावर है, अथॉरिटी है, जो लिजिटिमेट है। तो हम ये कह सकते हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी इस सिस्टम को कंपेयर करती है एंड अपनी कंट्री में भी जो अदर सिस्टम है उनके साथ कंपेयर करती है, डिफरेंस हमको समझाती है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स, पॉलिटिकल वायलेंस एंड पॉलिटिकल करप्शन। जब भी हम पॉलिटिकल एलिट्स की बात करते हैं, वायलेंस एंड करप्शन की बात करते हैं, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमको कंपेयर करके ये सब कुछ बताती है। हम ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, किसी भी कंट्री में कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लेकिन एक्चुअल में जो पावर्स होती हैं वो किनके हाथ में होती हैं? पॉलिटिकल एलिट्स के हाथ में होती हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी क्या है, हम कहते हैं जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के हाथ में है। क्या एक्चुअल में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो डिसीजन ले पा रहे हैं? जो पावर्स होती हैं वो कुछ लीडर्स के हाथों में होती है, और जो वो कहते हैं सभी लोग उसकी फेवर में ही वोट कास्ट कर देते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, जितनी भी पावर्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स के हाथों में आ रही हैं। तो पावर ऑफ द गवर्नमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू लीडर्स। तो पॉलिटिकल लीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड अगर हम कहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी रिक्रूटमेंट, इनके लिए भी कुछ पर्सन्स हैं वो ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे देश में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें 80% कौन से लोग हैं? जो करोड़पति हैं। क्या आम लोग हैं उनको पार्टिसिपेशन मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। इट मीन्स क्या है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी पॉलिटिकल एलीट ही इस कैटेगरी में आ रहे हैं। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। हम देखते हैं जब भी वोटिंग का टाइम होता है तो कास्ट के नाम पर हमारे देश में हम लोगों को आपस में लड़वा दिया जाता है, तब हम हिंदू मुस्लिम बन जाते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है आप कहाँ से हो, तो हम क्या कहते हैं, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल, कौन सी स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश से है, साउथ से है, कौन सी स्टेट से हैं। लेकिन हम ये कहना प्रेफर नहीं करते कि हमारी एक स्टेट है वो है इंडिया। तो हम क्या है, पॉलिटिकली इनस्टेबल हैं। हमारे मन में भी आज भी अपनी स्टेट के लिए फीलिंग्स ज्यादा है, ना कि नेशनैलिटी के लिए ज्यादा फीलिंग्स हैं। तो ये सब कुछ क्या करती है, हमको पॉलिटिकल वायलेंस के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, करप्शन है, ये सब कुछ पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करती है, लोगों की लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे हम कहते हैं लॉ कैसे बनता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस, ये सबकी कंपैरेटिव स्टडी करना भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर अमंग कंपीटिंग स्टेट्स। जो भी स्टेट्स हैं उनमें बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कंपैरेटिव स्टडी करती है। हम कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर वॉर है जब पीस है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंडर आती है। तो पहले ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही थी, जैसे रशियन ब्लॉक एंड द यूएसए ब्लॉक, पूरे वर्ल्ड इन 2 ब्लॉक्स में था। ब्लॉक पॉलिटिक्स क्या है, आज के टाइम में यूनिपोलर पॉलिटिक्स चलने लगी है, हम इसका पार्ट बनते जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर हम कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं, तो वॉर को कैसे अवॉइड करना है, कैसे डिप्लोमेसी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पा रही है, इन सब की स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट बन चुकी है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। हम अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की स्टडी करते हैं। जब हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है उसके बाद जो न्यू कंट्रीज थी जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिनको इंडिपेंडेंस मिली है, उसके बाद ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। जब ये न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट से इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, जो लेस डेवलप कंट्री से, लेस डेवलप कंट्रीज की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी स्टडी करना भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंडर आता है। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है
वो भी डेवलपिंग कंट्री की एक बहुत मुश्किल टास्क है। फिर हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं। अगर कोई कंट्री ज्यादा इकोनॉमिकल प्रोस्पर होगा, रिच होता जाएगा, वो पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका पॉलिटिकल सिस्टम और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमारे सामने लेकर आती है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आज के टाइम में ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेट के फंक्शंस इंक्रीज हो गए। अगर स्टेट के फंक्शन इंक्रीज हो गए तो वो फंक्शन पे करेगा कौन? हमारी ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी हर कंट्री में डिफरेंट होती है। लेस डेवलप कंट्री में इसका रोल डिफरेंट होगा, डेवलप कंट्री में डिफरेंट होगा। तो हम ये कहते हैं डेवलप कंट्रीज में जो ब्यूरोक्रेसी है इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती जितना लेस डेवलप कंट्रीज में करती है। क्योंकि वहां के लोग क्या होते हैं? इग्नोरेंट होते हैं। इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, लैक ऑफ हेल्थी पार्टी सिस्टम, प्रेशर। इस वजह से क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेम ब्यूरोक्रेसी है, डेवलप कंट्रीज में डिफरेंट रोल प्ले कर रही है और अंडर डेवलप कंट्रीज में डिफरेंट रोल प्ले कर रही है। एंड लास्ट वन इज स्टडी ऑफ मैनी व्हाइस। जब हम पूछते हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है, व्हाई, तो इनकी स्टडी करना, इसके आंसर देना भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। आंसर ऑफ व्हाई इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जब हम कहते हैं व्हाई लिबरल डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल इन डेवलप्ड कंट्रीज, हम कहते हैं कि जो लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज में ही ज्यादा सक्सेसफुल होती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। क्यों ऐसा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनमें लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ज्यादा सक्सेसफुल होती है? क्योंकि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत अच्छी से डेवलप हो चुका है। वहां के लोग एजुकेटेड हैं, उनको अपनी फ्रीडम के बारे, राइट्स के बारे, ड्यूटीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर है। तो वो सिस्टम के वही पार्ट बन चुके हैं। लेकिन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में अगर हम कहीं लिबरल डेमोक्रेसी होगी तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है जो पुअर सेक्शन है उसकी एक्सप्लॉयटेशन, रिच और रिच हो जाएंगे, पुअर और पुअर हो जाएंगे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो लिबरल डेमोक्रेसी की फॉर्म है वो सक्सेसफुल नहीं रहती। तो ये जितनी भी वायु होती है उनका आंसर देता है। तो आज हमने किया स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, जिस वजह से आज के टाइम में जो बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जिस सब कुछ सब्जेक्ट मैटर किसका बन चुका है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बन चुका है। तो आज हमने किया स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नेक्स्ट सेशन करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।